जिन्ना का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल चुका है। उत्तर प्रदेश से वो जिन निकलता है और बिहार तक पहुंच जाता है। विभाजन कोई 1947 में ये कोई मैं एक शॉर्टकट भाषा में बोलूं तो कोई 17-18 साल की कोई लड़की का दिल नहीं है कि इतना जल्दी टूट जाएगा। देश इस तरह नहीं टूटता है, उसके लिए बहुत पहले से कारण जिम्मेवार है। और आपने कहा कि आरएसएस की तुलना जो है वो आईएसआईएस और बोको हराम से की। अगर आरएसएस ऐसा रहता तो सलमान खुर्शीद का मजाल नहीं था कि ऐसा किताब वो लिख देते, उनको कब के उड़ा दिया गया था। अगर आरएसएस इतना खतरनाक रहता तो कांग्रेस की अभी किसी नेता को ये हिम्मत नहीं था कि वो माइक पर आके कुछ चीज बोल पाते, या फिर इस देश में बहस होती कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद किसने बनाया और राम मंदिर कौन था। काशी अभी विवादित नहीं रहता, मथुरा विवादित नहीं रहता, जितने भी यहाँ मस्जिद है सारे के सारे तोड़ दिए जाते। और आप कहते हैं देखिए जिन्ना कैसे फ्लॉप रहा, वो तो टू नेशन थ्योरी बनाया, उसका टू नेशन थ्योरी 25 साल भी नहीं चला, बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान। आज भारत में जो है कहा जाता है कि दुनिया में सबसे सेफ मुसलमान भारत में ही है। जी, जिन्ना का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल चुका है। उत्तर प्रदेश से वो जिन निकलता है और बिहार तक पहुंच जाता है। बिहार में जदयू का ये कहना है कि मोहम्मद जिन्ना जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी फ्रीडम फाइटर थे। उनके चलते देश का बंटवारा नहीं हुआ। देश का बंटवारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करवा दिया था। आज उन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है, आज 14 नवंबर है। इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए कि देश का बंटवारा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वो परिस्थितियां बनी थी जिसके चलते एक ऐसा नासूर इस देश को मिल गया जिसका भुगतान अभी तक हम भुगत रहे हैं। आए दिन कश्मीर पर हमला होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ये उसी गलती का परिणाम है जिसे आज हम सभी झेलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब तक इस धरती पर भूगोल में पाकिस्तान का नक्शा है तब तक जिन्ना का जिन निकलते रहेगा। यूपी का चुनाव है, कुछ महीनों में वहां पर मतदान होना है। क्या वोट पोलराइज करने के लिए जिन्ना का जिन निकला है? कौन सी वो राजनीति है जिसके तहत फिर से ये चर्चा गर्म हो गई है? राहुल गांधी का कहना है कि हिंदू अच्छे होते हैं लेकिन हिंदुत्व खराब होती है। सलमान खुर्शीद अपने किताब में, हालांकि वो किताब मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जैसा सुनने में आया है कि उस किताब में उन्होंने कहा है कि आरएसएस, बोको हराम और आईएसआईएस जैसी एक संस्था है जो खून खराबा करती है। इन सभी मामलों पर हम अपना पक्ष रखेंगे या देशपुरी का पक्ष रखेंगे, लेकिन पहले अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम उदित तारियन है और द इंडिया टॉप देखना आपने शुरू कर दिया है। जिन्ना का जिन निकला है। जवाहरलाल नेहरू जी की आज जयंती है। क्या लगता है आपको? आप तो इतिहास के छात्र भी रहे हैं। देश क्यों बटा, शॉर्ट में बताइएगा, देश क्यों बटा, देश का बंटवारा किन परिस्थितियों में हुआ था, और जेडीयू का ये बयान अचानक से आ जाना, क्या इसका मतलब राजनीतिक, इसको किस किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, जदयू या अखिलेश यादव जो हैं वो चमचई में ये बयान दे रहे हैं। चमचई क्या है? अल्पसंख्यक वोट लेना जी। दुनिया जानता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो जीवन के अपने अंतिम समय में पूर्णतः संप्रदायवादी व्यक्ति बन चुके थे। उनका सेकुलर व्यक्तित्व था शुरू में, लेकिन जैसे ही उनको धर्म का चस्का लगा, नशा लगा 1937 के इलेक्शन में, वो मान गए कि ये ऐसा तुरुप का पत्ता है जिससे वो भी एक देश के राष्ट्रपिता बन सकते हैं। धर्म का उनको चस्का लगा या फिर सत्ता का चस्का लग गया था? धर्म का चस्का लगा पहले, और धर्म के रास्ते से उन्होंने जो है वो राजनीति करने की शुरुआत की, और उसी का परिणाम है कि उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बनाया और आज तक वो अस्थिर है। धर्म और राजनीति के बीच में पेंडुलम बन के आज तक बना हुआ है। तो मैं बता दूं आपको कि देखिए, कांग्रेस की गलती ये थी कि वो मुस्लिम लीग के जो सांप्रदायिक क्रियाकलाप थे, उनका जो सोच था, उससे देश को अवेयर नहीं कर पाए, खासकर उस समय के मुसलमानों को अवेयर नहीं कर पाए। और वो नासूर इतना बड़ा हो गया कि 1947 में आते आते कांग्रेस को टालना उसके लिए मुश्किल हो गया था। और जिन्ना जो है उसके इतने बड़े राक्षस बन चुके थे कि वो अगर उससे समझौता करते तो वो खुद ही बर्बाद हो जाते। तो ये ऐसे उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती, अब पूरी तरह से खत्म हो जाती। तो ये ऐसे एक दोराहे पर खड़ा थे जहां पर किसी के लिए पीछे हटना जो है मुश्किल था, और उसका एकमात्र जो उपाय था वो विभाजन ही था। विभाजन कोई 1947 में ये कोई मैं एक शॉर्टकट भाषा में बोलूं
तो कोई 17-18 साल की कोई लड़की का दिल नहीं है कि इतना जल्दी टूट जाएगा। देश इस तरह नहीं टूटता है, उसके लिए बहुत पहले से कारण जिम्मेवार होता है। और एक रात में नहीं हुआ था, एक रात में हुआ ही नहीं था। ये जो है सर सैयद अहमद खान से शुरुआत होता है। 1857 के गदर के बाद से इसका शुरुआत हुआ और 90 साल बाद जाकर ये पूरा हुआ। वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहा, जिसको सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये फेज थे उनके, जो कि अंतिम समय में लाके उन्होंने पूरा किया। और कांग्रेस ने एक गलती किया कि सेकुलरवाद और मुसलमानों को साथ लेने के लिए, जिसके कारण वो राष्ट्रीय आंदोलन में ज्यादा प्रभाव कर पाए, इसके लिए उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाया। और मुसलमान जो थे उस समय के, या मुस्लिम लीग के नेता जो थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को लेकर ही आगे बढ़ रहे थे, चाहे वो खिलाफत आंदोलन हो या बंटवारा का समय हो या 1937 का इलेक्शन हो। उस समय उनका धर्म प्राथमिकता में था, कांग्रेस का संपूर्ण जो भारतीयता था उसको लेके चलना था, और उनके मन में छिपे हुए एक कहें तो बैर को वो नहीं समझ पाए। और दूसरी बात आपने कहा कि क्यों जिन्ना का जिन निकल जाता है, तो आज भी यहाँ पर जिन्ना को चाहने वाले बहुत सारे अल्पसंख्यक बैठे हुए हैं। कारण इसका क्या है? कारण है 1946 का हुआ वो चुनाव जी। आपको मैं बता दूं कि उस समय जो संयुक्त प्रांत, जो अभी यूपी है, वहां चुनाव हुआ था। मुसलमानों के लिए 66 सीट जो है रिजर्व किया गया था। 54 वहां पर जीते मुस्लिम लीग वाले। बिहार जो है, यहाँ पर 40 सीट रिजर्व किया गया था, 34 जीतते हैं मुस्लिम लीग वाले। बिहार यूपी रह गया भारत में, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ के सारे मुस्लिम चले गए बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान, तो वो गए नहीं, लेकिन वो सोच यहीं पे है, वो भारत यहीं पे है वो लोग। और यही कारण है कि वो लोग ही पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे बजाते हैं। उनके मन में आज भी पाकिस्तान न जाने का, पाकिस्तान ये इलाके न बनने का दुख है। और इसी जो दुख पर जो है मरहम लगाने का काम करते हैं अखिलेश यादव, यहाँ के जदयू, यहाँ के आरजेडी के नेता, और उस भाषा को और जिन्ना का प्रयोग करके उनको अपने तरफ और उनके पैरोकार बताते हैं। इनको नहीं मतलब है जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का निर्माण किया, प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को पंचवर्षीय योजना दिया, देश की विदेश नीति को तय किया, देश में जो है आर्थिक रूपरेखा को तय किया, औद्योगिकरण को तय किया जी। IIT एम्स की बात करते हैं, एक नए भारत का निर्माण किया, जहां पर सुई भी नहीं बनता था वहां हवाई जहाज बनाने का व्यवस्था, वहां पर सब कुछ साइड करके या जिन्ना को दे रहे हैं। यानी इनके इस बात से एकदम साफ है कि इनको न भारत से मतलब है, न बिहार से मतलब है, इनको मतलब है तो सिर्फ उन वोटों से जो कि इन्हें दे देता है और सत्ता तक पहुंचा देता है। चलिए, तो जिन्ना की बात हुई, लेकिन उससे भी बड़ा जो विवाद चल रहा है वो कांग्रेस को लेकर चल रहा है। आखिरकार जिस कांग्रेस में कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, जिन्होंने नए भारत की नींव रखी, जिन्होंने उस भारत में जहां सुई भी नहीं बनता था वहां पर HAL दिया, उस भारत में IIT दिया, IIM दिया, 5 ईयर प्लान दिया, तमाम तरह के कमीशंस दिए, उसी कांग्रेस में राहुल गांधी ये बात क्यों कह देते हैं कि आखिरकार हिंदू अच्छा होता है लेकिन हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो बुरा होता है? आप सवाल पहले आप सुन लीजिए, थोड़ा लंबा सवाल है और बहुत विवादित सवाल है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे शिव जी मिलते हैं, कितनी पुरानी संस्कृति है बताने की हमें जरूरत नहीं है। दुनिया के सभी मुल्क इस बात को मानती है कि सबसे पुरानी सभ्यता हमारी है, सनातन धर्म हमारा है। इस देश के 130 करोड़ लोग, चाहे वो किसी धर्म को मानते हो, सभी मानते हैं कि हमारा DNA, हमारा जीन एक है। सलमान खुर्शीद कांग्रेसी नेता है, एक पुस्तक लिख देते हैं और उस पुस्तक में वो कहते हैं कि RSS यानी राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का तुलना वो करते हैं बोको हरम से, ISIS से। देखिए, हम RSS के समर्थक नहीं है, लेकिन RSS कितना खून खराबा किया, कितने देशों में घुसकर छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, कितना बम अभी तक उनके द्वारा एक्सप्लोड किया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है। इतना बड़ा आरोप दुनिया के सबसे बड़े संगठन पर बिना किसी बुनियाद के लगा देना, और राहुल गांधी जैसे नेता जो उस परिवार से, उस लीनियज से आते हैं जिस लीनियज में इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, मोतीलाल नेहरू हुए, ये कितना सही है आदेश? देखिए, इनको भी वही रोग लगा है, राहुल गांधी को भी वही रोग लगा हुआ है, और ये देख रहे हैं कि लगातार इनका पतन होते ही जा रहा है। लेकिन ये क्या है, देखिए, देश में अभी ऐसी स्थिति बन गई है कि एक अल्पसंख्यक वोट के लिए सारे दल जो हैं पागल हुए हैं, और उसके लिए वो जवाहरलाल नेहरू जैसे एक कहे तो प्रोग्रेसिव नेता, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको ये लोग ताक पर रख दे रहे हैं।
आज कांग्रेस के द्वारा इस उक्ति का विरोध नहीं किया गया कि जवाहरलाल नेहरू जो थे देश के विभाजक थे और जिन्ना जो था वो फ्रीडम फाइटर थे। कांग्रेस की तरफ से एक भी बयान नहीं आया, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमको जो है अल्पसंख्यकों का वोट लेना है और वो अपने पूर्वजों को भी इस पर दांव पर लगा रहे हैं। ये बहुत ही दुखदाई है और जब तक इस सोच से कांग्रेस बाहर नहीं निकलेगी उनका पतन जो है होते ही रहेगा। आप सोचिए ना कि कांग्रेस में जो है अगर हिंदुत्व इतना अगर बुरा रहता तो संविधान जो बना, तो संविधान में आपको बता दें ओरिजिनल जो उसका प्रति है उसमें हर एक देवी देवताओं का फोटो लगा हुआ है, उसका हर एक प्रति में। संविधान के पहले पेज पर ही रामराज का फोटो फर्स्ट पेज जो है। तो आखिर ये सब क्यों किया गया है? तो देखिए कांग्रेस जो है अपने सोच और अपने सिद्धांत से उलट हो गई है और उसका परिणाम है कि कुछ राज्य में वो सिमट कर आ गए हैं। और आपने कहा कि आरएसएस की तुलना जो है वो सलमान खुर्शीद ने आईएसआईएस और बोको हराम से की। अगर आरएसएस ऐसा रहता तो सलमान खुर्शीद का मजाल नहीं था कि ऐसा किताब वो लिख देते, उनको कब के उड़ा दिया गया रहता। और सलमान खुर्शीद जो है जो इससे पहले भी विवादित बयान और कार्य कर चुके हैं, अगर आरएसएस इतना खतरनाक रहता तो कांग्रेस की अभी किसी नेता को ये हिम्मत नहीं था कि वो माइक पर आके कुछ चीज बोल पाते, या फिर इस देश में बहस होती कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद किसने बनाया और राम मंदिर कौन था। काशी अभी विवादित नहीं रहता, मथुरा विवादित नहीं रहता, जितने भी यहाँ मस्जिद है सारे के सारे तोड़ दिए जाते। आरएसएस ने वैसा कुछ नहीं किया है। और केवल देखिए आरएसएस का आप डर बनाते हैं शुरू से, जब से मैं आप भी होश संभाले होंगे, आरएसएस देश तोड़ने वाली संस्था है, खून करती है, ये करती है। और आरएसएस आके रायसीना हिल्स में बैठ गया और इतना मजबूती से बैठ गया कि अब तो मुझे नहीं लगता कि अगले 10-15 सालों में हटने वाली है। तो इसका मतलब है आपने झूठ बोला है और जनता ये जानती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आरएसएस ऐसा है ही नहीं। तो कम से कम इससे भी तो शिक्षा लीजिए। आप जिंदगी भर आरएसएस को गाली दिए और आरएसएस जो है एक छोटे से संस्था से आते आते देश दुनिया का सबसे बड़ा संस्था बन गया, रायसीना हिल्स को अपने कब्जे में कर लिया, कितने राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया। इसका मतलब है कि आपका ये फिलॉसफी जो है, जो लगातार झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है। बिल्कुल, इसको बदलना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए, सिर्फ जो है भारत में अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए बीजेपी को छोड़कर बाकी सारे दल जो हैं वो अपने जितने भी विरासत हैं, जितना भी अपने जो बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, सबको दांव पर लगाते जा रहे हैं। और ये बहुत ही घातक लक्षण है, क्योंकि वैसे आदमी का आप साथ दे रहे हैं जिसने देश को तोड़ा, जिसने देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़ा, 2 अलग राष्ट्र बनाए। और आप कहते हैं देखिए जिन्ना कैसे फ्लॉप रहा, वो तो 2 नेशन थ्योरी बनाया, उसका 2 नेशन थ्योरी 25 साल भी नहीं चला, बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से। तो ये कहां से संभव है कि मुसलमान अलग देश में ही स्वतंत्र रह सकते हैं? आज भारत में जो है कहा जाता है कि दुनिया में सबसे सेफ मुसलमान भारत में ही है। आखिर बंटवारा 1947 में किन मुद्दों पर हुआ था? धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, वो अवसर के आधार पर हुआ था, शासन करने के आधार पर हुआ था, नौकरी करने के आधार पर हुआ था। उनको पता था कि हिंदू जो है हमसे आगे हैं, हम उनको कभी भी नहीं हरा पाएंगे, ना सत्ता ले पाएंगे, ना नौकरी ले पाएंगे। अशिक्षित भी बहुत ज्यादा थे, तो अलग देश बनाया गया। आज देखिए ना भारत में अगर ऐसा है तो क्या कहीं किसी को मस्जिद में अजान करने की परमिशन नहीं दी जाती है? यहाँ तो दुर्गा पूजा का विसर्जन जो है वो जुम्मे की नमाज के चलते पहले करा दिया जाता है जल्दी। तो वैसा कुछ नहीं है। देखिए ये जो है सिर्फ अवसर और वहां पर शासन करने के लिए किया गया था। और जिन्ना के सोच वाले लोग अभी भी भारत में छूट गए, वो नहीं जा पाए और उन्हीं को खुश करने के लिए इनके द्वारा बयान दिया जाता है। हो सकता है इनको वोट मिल जाएगा, लेकिन देश के कभी सर्वमान्य दल नहीं हो सकते हैं। और देखिए ना आप जो साथ दे रहे हैं वो लगातार उनका कद घटते ही पता नहीं होते जा रहा है। बिल्कुल, तो ये भारत ही है, ये लोकतंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, जहां कंगना ये बात कह देती हैं कि 2014 के बाद इस देश में सच्ची आज़ादी मिली, 1947 के बाद हमें भीख में आज़ादी मिली थी। ये देश है जो बर्दाश्त करता है कि सलमान खुर्शीद आरएसएस को तालिबान का और जो अन्य मुस्लिम देश है जहां पर आईएसआईएस जैसे संगठन हुए उससे तुलना कर देता है। ये देश है जो सभी को बर्दाश्त करता है, लेकिन कब तक? सबसे जो बड़ा सवाल है कि आखिरकार स्वतंत्रता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कब तक इस तरीके के बयान आते रहेंगे? और खासकर इस तरीके का बयान तेज तब हो जाता है जब किसी राज्य में चुनाव होने वाला होता है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो सेमीफाइनल होता है और सेमीफाइनल हर कोई जीतना चाहता है, क्योंकि इसे जीतने के बाद ही जो 2024 का चुनाव होगा लोकसभा का, वो फाइनल मैच होगा। तो ऐसे में
क्या ये सिर्फ महज राजनीतिक स्टंट है, जैसे आदेशपुरी ने बताया कि कुछ तबके का वोट लेना होता है? आपकी जो प्रतिक्रिया है हम तक आप जरूर पहुंचाइएगा। इसी के साथ आपको हम छोड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।